हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फिजिक्स एडवेंचर में। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और लेक्चर करेंगे जो शायद से लेक्चर नंबर 20 होगा, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फ्लक्स के बारे में भी देखेंगे, हर एक चीज़ समझ में आएगा। पैरेलली हमारा जो ऑप्टिक्स है उसका भी लेक्चर चलते रहेगा। एक बच्चे हैं सुनील जट करके हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि सर फील्ड ऑफ व्यू का वीडियो बनाइए, वो भी मैं बहुत जल्द बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा एरिया वेक्टर क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है। ट्रस्ट मी, मैंने इतने अच्छे से इसको डिजाइन किया है कि समझ में आएगा। बात सब वही है, लेकिन मैटर करता है सीक्वेंस और जो हमारा लैंग्वेज है वो कैसा है। ठीक है, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एरिया वेक्टर है क्या। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है एरिया जो है हमारा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अभी तक आप लोगों ने इसके डायरेक्शन नहीं निकाला, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। जैसे ब्रीथ है तो पाई आर स्क्वायर होगा, वर्ग है तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं बोल रहा है क्या, एरिया वेक्टर। क्या बोल रहा है? एरिया वेक्टर। इसका मतलब क्या, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब परिमाण भी होगा, परिमाण भी होगा, और बोल रहा है कि वेक्टर। क्या बोल रहा है? वेक्टर। तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिशा भी होगा। जैसे मान लो ए हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बोला वेक्टर ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ए का ऐसे और डायरेक्शन के लिए ए कैप, या फिर इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए कैप। एफ वेक्टर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ कैप। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं क्लास 11th की, आप लोगों को पता होगा। समझ रहे हैं हम लोग अभी एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश को समझ रहे हैं। ध्यान देना, अच्छे से समझ में अब आएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर होता क्या है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वो देखिए, यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बनाता हूँ, समतल सतह बनाता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्लेन सरफेस बना लेता हूँ। चलिए, ये बना लिया मैं, क्या? प्लेन सरफेस। अब बोलोगे सर इस प्लेन सरफेस में हमको अगर एरिया निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हमारा सतह है इसको हम फाइंड कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा। अब चाहे मेथड कुछ भी हो, लंबाई इंटू चौड़ाई करके निकाल लेंगे। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड मानो कि इसका निकल गया हमारे पास, क्या? ए निकल गया, एरिया का मैग्नीट्यूड ए निकल गया। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? तो मैं कहता हूं जब भी प्लेन सरफेस होगा तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, मतलब सतह के लंबवत होता है, और इसको मैंने बोल दिया एन कैप। ठीक, तो देखो पहली बात मैंने बोला एरिया वेक्टर, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड किसके बराबर? ये जो आप देख रहे हैं ना रीजन, ये जो रीजन देख रहे हैं ना आप, मैग्नीट्यूड इसी के बराबर। दूसरा है डायरेक्शन, तो मैंने बोला अगर प्लेन सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर हमारा डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे एक मिनट, मान लो कि मेरे पास यह कोई एक प्लेन सरफेस है। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि हमको एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रीजन को फाइंड कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही बताएगा एरिया वेक्टर के दिशा को। वही क्या बतलाएगा? एरिया वेक्टर के दिशा को। अब देखो प्लेन सरफेस है, ठीक है, या फिर आप ओपन सरफेस भी इसको बोल सकते हैं, 2D भी बोल सकते हैं। तो उसमें आप परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन ले या फिर परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन ले, दोनों सही है। ठीक है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले, मतलब ऊपर की तरफ लंबवत ले, सतह के ऊपर लंबवत या फिर सतह के नीचे लंबवत, दोनों सही है। ठीक है, इसका मतलब इसमें एक और डायरेक्शन होगा, क्या? ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, एन कैप। मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या है? अगर ये प्लेन सरफेस हो तो, क्या? प्लेन सरफेस हो तो, मतलब समतल सतह हो तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए निकालने का हम प्रयास करते हैं इसके लिए, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए एन कैप। देखो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। अब हम ए कैप को फाइंड कर चुके हैं। ठीक है,
इसका जो मैग्नीट्यूड आया, मैंने क्या बोला, इस सरफेस के बराबर, ठीक है, इसका जो एरिया होगा उसके बराबर, सतह का जो एरिया होगा उसके बराबर, और डायरेक्शन की बात आए तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, सतह के लंबवत हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई एक वृत्त है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एरिया वेक्टर हमको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रीजन होगा यही होगा इसका एरिया, और इसके परपेंडिकुलर मान लो कि वृत्त ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, हल्का मैंने टेढ़ा इसीलिए बनाया है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एन कैप का वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। और एरिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। ये एरिया वेक्टर फाइंड हो गया, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ठीक है। मान लो हमारे पास जो वृत्त है वो ऐसे रहता, ठीक है, मतलब अब वृत्त ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एकदम ऐसे रखा हुआ है वृत्त, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, तो कैसे निकालते, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड इसका लिख देंगे, इसके जो सतह होगा उसका क्षेत्रफल लिख देंगे, तो पाई आर स्क्वायर, और इसके सतह के लंबवत मैंने क्या निकाल लिया, एन कैप निकाल लिया, वही हमारा हो गया क्या, डायरेक्शन। आई होप आपको अच्छे तरीके से एरिया वेक्टर क्लियर हो गया होगा। मैं इसको मिटा करके कुछ और पॉइंट समझाता हूं आपको, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए मैं कुछ और चीजें समझाता हूं इसमें। मान लो अभी तो हमारा प्लेन सरफेस था, अगर सरफेस क्लोज्ड हुआ तो, ठीक है, मतलब अगर सरफेस हमारा कर्व हुआ तो, सरफेस कैसा होगा हमारा, कर्व हुआ तो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई कर्व सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, कोई कर्व सरफेस है, तो यहाँ तो डिफाइन एरिया वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या करेंगे, इसके सरफेस से एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लेंगे, मैंने उसको बोल दिया क्या, डी ए बोल दिया, क्या बोल दिया, डी ए। कई जगह पर इसको डी एस भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो वैसा आप समझ लेना, डी ए बोल देंगे, और ये हो जाएगा एन कैप का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर इधर भी डिफाइन हो गया हमारा, क्या, एरिया वेक्टर डिफाइन हो गया हमारा डी ए इंटू एन कैप। समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर ले, उसका बाद मैं आपको डिफिनेशन इसका लिख देता हूं। डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण मैं इधर पे लिख देता हूं, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर एवं दिशा सतह से लंबवत होता है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, कोई सरफेस है, तो यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर हमको फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रीजन है यही हमारा कहला जाएगा क्या, इसका एरिया, और इसके जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए होगा वो डिफाइन कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास, ए और एन कैप। अगर हमारा सरफेस जो है कर्व हो, ठीक है, सतह कर्व हो तब, सतह वक्र हो तब, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया वेक्टर होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को देखते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे तरीके से, उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इस
टॉपिक को आप लोग काफ़ी ध्यान से समझिए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आसान लैंग्वेज और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। और एक और चीज़, इसे समझे बिना गॉस थ्योरम को नहीं समझा जा सकता। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझे बिना गॉस थ्योरम को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि गॉस थ्योरम महज एक नाम है। अगर काम उसमें किसी का है तो वो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मैंने बोर्ड पे इसका डेफिनेशन लिखा है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, पहले समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, उसके बाद आप हर एक चीज़ को देखें। जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई एक सरफेस है, जिसको मैंने बोला कि क्या है हमारे पास, प्लेन सरफेस। ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, सरफेस। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करवा रहा हूं, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करवा रहा हूं, पास करवा रहा हूं, जो इसके परपेंडिकुलर है, सतह के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मान लो इसको ई बोल देते हैं, ठीक है। ई ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो इस सरफेस से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, EFL है, ठीक है। EFL का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सरफेस के परपेंडिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक, क्लियर हुआ। और इसे फाई से सूचित करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यह कोई सरफेस है, यह कोई क्या है, सरफेस है। तो इसके परपेंडिकुलर, मैं क्या बोल रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, इसके परपेंडिकुलर जस्ट ऐसे, इसके परपेंडिकुलर हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। जैसे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कितना इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। इसी के नंबर को, इसी के संख्या को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें हम एरिया वेक्टर डिफाइन करना चाहे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। मान लो कि ये जो हमारा सीट है वो ऐसे रखा हुआ है, एकदम ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया वेक्टर डिफाइन करना है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला क्या, एन कैप ये होगा, एन कैप ये होगा, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लो सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे पास कर रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। एक और बात बता दूं, एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस के लिए नीचे ऊपर दोनों परपेंडिकुलर ले सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस हुआ, वक्र सरफेस हुआ, वक्र सतह हुआ, 3D में हुआ अगर, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कर्व सरफेस के लिए लेते हैं सिर्फ आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेन सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे ले लिया। तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइन हुआ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप बोलोगे क्या, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा को, वैद्युत बल रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या गिनना पड़ेगा हमको, क्या गिनना पड़ेगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ना। ऐसे गिनना चाहोगे तो आपको पता है कि एक आवेश से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमारा फाई होगा, इसको फाई ई भी बोलते हैं, फाई ई भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। ये ऐसे कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के गुणनफल को हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर को गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ये जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, इसमें कहीं से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और कंडीशन देखते हैं, एक और कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन क्या है, मान लो कि इस सरफेस को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। इस सरफेस को क्या किया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे बना दिया। इस सरफेस को पहले मान लो कि ऐसे था, ये जो सरफेस है हमारे पास, ये जो सरफेस है ये ऐसे था, ऐसे था। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको टेढ़ा कर देता हूँ। वही काम किया मैंने। 3D है, बोर्ड 2D है, तो बनाना संभव नहीं है। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाता हूँ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाता हूँ, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है,
एक चीज यहां पर ध्यान दो, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। ठीक, ये फॉर्मूला कब डिफाइन होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो? सेम। अच्छा, यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा बहुत सारा, ठीक, तो एरिया वेक्टर इसके सतह के परपेंडिकुलर, मान लो ये एन कैप, ठीक, और ये बना रहा है कितना? थीटा डिग्री का कोण बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां पर एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू हम एरिया करते हैं तो हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। लेकिन यहां देखो तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे है। यहां ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो इसका कंपोनेंट तो तोड़ सकते हैं। तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड ए हो तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ए कॉस थीटा। बहुत देखो, समझाने को तो बहुत कुछ समझा सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर लेना है, इसलिए ए कॉस थीटा लिया। क्यों ए कॉस थीटा लिया, उसका भी आंसर मिलेगा। ठीक, तो एरिया पता है आपको वेक्टर है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक, पहले तो एक होगा हॉरिजॉन्टल, जो थीटा इसमें बनेगा उसके साथ कॉस आएगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला को मैंने साइन बोला। दो कंपोनेंट होगा क्योंकि वेक्टर है, तो इसको रिजोल्यूशन पढ़ा है ना, वेक्टर का रिजोल्यूशन, तो वहां से मैंने बना लिया। अब बताओ, कोई एक ऐसा वेक्टर का कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अगर हमारा एरिया वेक्टर है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर फाई जो डिफाइन होगा, फाई ई जो हमारा होगा, फाई जो डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या? एरिया। तो देखो एरिया यहां पर ए लेंगे क्या ना, दो एरिया का कंपोनेंट, अब इसका काम खत्म हो चुका है, दो एरिया का कंपोनेंट, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। तो साइन वाला लेंगे कि कॉस वाला? साइन वाला नहीं लेंगे, कॉस वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा ए कॉस थीटा है, ना कि ए साइन थीटा। तो यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर इंटू का चिन्ह मत देना, ए कॉस थीटा। अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक और चीज लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डेफिनेशन आ जाएगा। क्या, कौन सा वो डेफिनेशन होगा, वो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डेफिनेशन हो जाएगा, और वो कौन सा डेफिनेशन होगा? हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका मान विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो लिख लीजिए आप लोग एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान एरिया वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग को क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने डेफिनेशन, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये स्केलर होगा या वेक्टर? ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है स्केलर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर का डॉट ले रहे हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा करके कुछ और चीजें हम लोग समझते हैं, लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, डेफिनेशन भी काफी अच्छा है। पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको बना करके फिगर को, और ऐसे। अच्छा, बोलोगे सर यहां पर आप फाई ई निकाले हैं, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्या लिख दिया? तो देखो ना, थीटा जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। यहां पर देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना बनेगा? 0। तो cos 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ई ए हमको मिल जाएगा। ठीक है, इधर से समझना आसान था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। चलो मैं मिटा देता हूं, आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। देखते हैं कुछ और चीजें, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा,
और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा हम लोगों का गॉस थ्योरम पर। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। यदि सतह वक्र हो तो, ठीक है, इफ सरफेस इज कर्व्ड देन, मान लेते हैं एक वक्र सरफेस है हमारे पास, कुछ रैंडम सा, देखो शेप साइज से फर्क नहीं पड़ता है इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शेप साइज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। एक रैंडम सा मैंने मान लिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा पास कर रहा है, ऐसे 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 बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए तो हमारा एरिया वेक्टर डिफाइन होगा नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, आपको पता होगा रैंडम सा शेप है या फिर वक्र सरफेस है तो क्या करेंगे, मैंने बताया एरिया वेक्टर में, वक्र सरफेस है तो क्या कैसे एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे, हम ऐसे काट लिया एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, और ये बना दिया एन कैप, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जो थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा क्या पूरा के लिए कैसे निकालेंगे सर, तो इंटीग्रेशन कर देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, इस छोटे से एरिया वेक्टर के कारण एक हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं ई डी ए कॉस थीटा। फिर से इसका कंपोनेंट बनाएंगे, ई डी ए कॉस थीटा बोल सकता हूं। तो यहां से फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई हम अगर मान लो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड तो ये डी फाई का तो फाई हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, सॉरी यहाँ पे होगा, आपको पता है मैं ई डी ए कॉस थीटा को ई डॉट डी ए भी लिख सकता हूँ। तो कर्व सरफेस के लिए इस तरीके से हमारा डिफाइन होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कर्व सरफेस के लिए इस तरीके से डिफाइन होता है। तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब एक चीज बताते हैं आपको, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये ओपन और क्लोज्ड दोनों सरफेस के लिए डिफाइन है। ओपन बोले तो समतल सतह, क्लोज्ड बोले तो वक्र वाला। तो कैसे लिखेंगे, तो इस कंडीशन में जो हमारा फाई होगा वो बराबर हो जाता है ई डॉट डी ए के। ठीक है, और अगर हमारा क्लोज सरफेस हुआ, इसको 2D भी बोलते हैं, इसको 3D भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फाई जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डी ए के बराबर तो होता ही है, साथ में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक गोला सा चिन्ह लगा देता हूँ। ये डिफाइन करता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, एक बंद सतह में निकाल रहे हैं। किसके कारण निकाल रहा है, एक बंद सतह में निकाल रहे हैं। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नहीं हुआ न्यूमेरिकल इस पे, लेकिन थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर है हम लोगों का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, आप लोग अच्छे से पढ़े। मुझसे जितना हेल्प होगा मैं आप लोग को करते रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय। और ऑप्टिक्स का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, और गॉस थ्योरम का भी बहुत जल्द आएगा। अभी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है।